पाकिस्तान की यूएस के साथ अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है। उसको समझना ज़रूरी है कि उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को, मईशत को क्या फ़ायदा होगा। इसके लिए मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब की एक ट्वीट है, एक डिटेल्ड ट्वीट है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको हम लेके चलते हैं और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, माहिदा हुआ है, तजारती जो माहिदा हुआ है उससे क्या फ़ायदा होगा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि द यूएस विच इज़ आर लार्जेस्ट मार्केट हैज़ इम्पोज्ड अ 19% टैरिफ ऑन आर गुड्स वर्सेज अ 20% टैरिफ ऑन बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम एंड 25% टैरिफ ऑन इंडिया। सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो प्रोड्यूस है, जो पाकिस्तान की गुड्स हैं, पाकिस्तान जो चीज़ें बनाता है, उन चीज़ों के लिए जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस की मार्केट है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जो बरामदात करता है, वो सबसे ज़्यादा यूएस को सेल करता है, यूएस को बेचता है। तो लिहाजा यूएस पाकिस्तान का एक तरह से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब प्रीवियसली क्या था कि पाकिस्तान के ऊपर यूएस ने 29% का टैरिफ लगाया हुआ था। अब टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है कि जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाता है तो उस मुल्क की मार्केट के अंदर आने के लिए उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगता है जिसको टैरिफ कहा जाता है। अगर पाकिस्तान अपनी चीज़ें अमेरिका में भेजता है, अमेरिकन मार्केट के अंदर जब वो पहुंचती हैं तो उनके ऊपर 19% या पहले 29% टैक्स लगता है और तब उसके बाद वो मार्केट में जाते हैं, जिसकी वजह से उन चीज़ों की प्राइसेस, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। पहले पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ था। पाकिस्तान जो चीज़ें बना के अमेरिका में भेजता था, अमेरिका में जब वो चीज़ें आके बिकती थी तो 29% उनकी प्राइस बढ़ जाती थी। लेकिन इस ट्रेड डील की वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है वो 19% हो गया, यानी 10% उसमें कमी आई है। अब 10% कमी आने का मतलब ये है कि पहले अगर कोई चीज़ 100 रुपये की पाकिस्तान बनाता था और यहाँ आके वो 129 रुपये की हो जाती थी क्योंकि उस पर 29% का टैक्स लगता था। अब वो यहाँ पे आके 119 रुपये में बिकेगी क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ कम हो गया, उसके ऊपर टैक्स कम हो गया। पाकिस्तान जो चीज़ पाकिस्तान में बना के अमेरिका में बेचेगा उसकी प्राइस अमेरिका के अंदर सस्ती होगी। अब प्राइस सस्ती होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? प्राइस सस्ती होने से, कीमत सस्ती होने से पाकिस्तान को अमरीकी मार्केट के अंदर ये फ़ायदा है कि प्राइस इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कंपेटिटिवनेस। एक कंपेटिटिव मार्केट के अंदर इकोनॉमिक्स का फ़लसफ़ा, इकोनॉमिक्स की साइंस ये कहती है कि एक कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, वहाँ पे जो डिटर्मिनेशन सॉरी जो जो कंपटीशन होता है वो एसेंशियली प्राइस की बेसिस पे होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एक चीज़ जो इंडिया बना रहा है और वही चीज़ अगर पाकिस्तान बना रहा है तो और दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान वो चीज़ यूएस की मार्केट में ला के सेल करते हैं और गिवन के दोनों की क्वालिटी सेम है, कंपेरेबल है, तो किसकी चीज़ लोग ख़रीदेंगे? लोग वो चीज़ ख़रीदेंगे जो सस्ती होगी। अब अगर पाकिस्तान की चीज़ सस्ती है और इंडिया की चीज़ महंगी है और दोनों की क्वालिटी कंपेरेबल है, तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पाकिस्तान से वो चीज़ बना के यहाँ बेच रहा है, जो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, जो वहाँ से चीज़ को यहाँ ला के बेच रहा है, उसको फ़ायदा है क्योंकि उसकी चीज़ बिक रही है और मार्केट को वो कैप्चर कर रही है। अब जहाँ पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड डील हुई है वहाँ पे बाकी ममालिक के साथ भी अमेरिका ये ट्रेड डील्स कर रहा है, जिनमें बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडिया है। अब बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया, इनकी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं। ये भी वो चीज़ें बनाते हैं जो पाकिस्तान बनाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, जिसकी अभी इसमें बात की गई है। बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है। यानी उनकी गुड्स यहाँ पे जब आएंगी तो वो 25% उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम की जो के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो 20% है, इंडिया के ऊपर 25% है। तो इस तरह पाकिस्तान को एक मार्जिन मिला है कि वो अपनी चीज़ों को सस्ता यहाँ पे बेच सकता है। Thus, Pakistan, a country with a history of missed opportunities, has another opportunity. पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पीछे बहुत ज़्यादा मौके लूज़ कर दिए, मिस कर दिए कि वो मार्केट को कैप्चर कर सकता है। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस की मार्केट को कैप्चर करे। कैसे करेगा? पाकिस्तान प्राइमरी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल्स एंड इन दिस वी लार्जली compete विद इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम। अब पाकिस्तान जो सबसे प्राइमरी चीज़ जो बनाता है और जो एक्सपोर्ट करता है वो टेक्सटाइल की गुड्स हैं।
कपड़ा बनाता है, शर्ट्स, पैंट्स, होजरीज, वट इस तरह की चीज़ें बनाता है। कपड़े की जो चीज़ें हैं, कपड़े कपड़े की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान, वो चीज़ें बनाता है, फिनिश्ड गुड्स बनाता है, और उनको वो वहाँ से एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगेन यूएस है। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया भी यही चीज़ें बनाता है, बांग्लादेश भी बनाता है, वियतनाम भी बनाता है। लिहाजा अब पाकिस्तान कैसे इन कंट्रीज के साथ compete करेगा? एक तो चलो पाकिस्तान को एज मिल गया कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के वो जो टैरिफ लगा है वो बहुत कम है, बहुत कम तो नहीं है, लेकिन कंपेरेबली कंपेयर्ड टू बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका एंड इंडिया कम है। तो लिहाजा पाकिस्तान को एक प्राइस के प्राइस के ऊपर तो पाकिस्तान को एक एज मिल गया कि पाकिस्तान सस्ता बेच सकता है, तो लिहाजा मार्केट को कैप्चर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज़ हायर देन दीज अदर कंट्रीज। पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ज़्यादा है। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है उसको हम समझते हैं। Our electricity and gas tariffs are higher than almost all developing countries, and our taxes are higher than even most developed countries. वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बिजली यूज़ होती है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को चलाने के लिए, या नॉर्मल जनरल इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको एनर्जी का इनपुट चाहिए होता है। आपको पेट्रोलियम चाहिए, आपको एलएनजी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एसेंशियली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको ये एनर्जी के इनपुट्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के अंदर वो बहुत महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि एनर्जी की जो इंपोर्ट्स आप करते हैं, पेट्रोलियम जो आप इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी जो आप इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो आपको टैरिफ लगा हुआ है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम कतर, या जो भी आपके इंपोर्टिंग जहाँ से भी आप इंपोर्ट करते हो, उन्होंने आपके ऊपर जो टैरिफ एनर्जी की इंपोर्ट्स के ऊपर लगाया हुआ है, होता ये है आप पहले पेट्रोल, एलएनजी, गैस, ये सारी चीज़ें अपने मुल्क में लेके आते हो बाहर के मुल्कों से। इनको यूज़ करके आप इंडस्ट्री चलाते हो, इंडस्ट्री चला के आप ये टेक्सटाइल के गुड्स बनाते हो, और फिर उनको आप दोबारा एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका को या बाकी दुनिया को। तो जब आप ये एनर्जी के इनपुट्स को आप इंपोर्ट करते हो, उनके ऊपर जब आपके ऊपर, आपकी मार्केट में आते वक्त जब इनके ऊपर टैरिफ लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा टैरिफ है, उसकी वजह से वो चीज़ें महंगी होती हैं। जब आपके ऊपर एनर्जी की इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स लगते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ती है। जब आपको वो महंगी पड़ती है, और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टैरिफ्स जो आपके ऊपर लगे हैं वो दे आर हायर हायर देन ऑलमोस्ट ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारे तरह के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और भी दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनसे हमारे एनर्जी के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे जो टैक्सेस हैं वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा हैं। मतलब जो हम इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाते हैं वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से ऑपरेट नहीं कर सकती, उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उसको। प्लस देयर आर सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज इन सम प्रोविंसेस। फॉर इंस्टेंस मोस्ट फैक्ट्रीज हैव टू बाय वाटर फॉर मिलियंस ऑफ रुपीज़ अ मंथ इन कराची, एंड देयर आर लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ अक्रॉस पाकिस्तान। और इसके अलावा फिर और मसाइल भी हैं, जैसे अब पानी आपको यूज़ करना पड़ता है, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, अब पानी आपको बाय करना पड़ता है कराची के अंदर। वो कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्रीज को कराची के अंदर मिलियंस ऑफ रुपीस दे के हर महीने पानी खरीदना पड़ता है। हालांकि आपके पास पानी ज़्यादा होना चाहिए, आपको पानी स्टोर करना चाहिए, आपके पास डैम्स होने चाहिए ताकि आप फ्रीली इंडस्ट्री को पानी दे सको, लेकिन आप नहीं दे सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप ये चीज़ें इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सको। एंड देन देर आर लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ अक्रॉस पाकिस्तान। सिक्योरिटी हमारा पेरेनियल मसला, सिक्योरिटी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करती। This is the reason that Pakistan has not received any FDI meant for exports manufacturing for more than 2 decades. Now, this is very important to understand. FDI stands for Foreign Direct Investment. अब होता क्या है, हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है, उसके पास शायद इतना कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो हाई टेक एडवांस्ड इंडस्ट्री लगा सके। हाई टेक एडवांस्ड इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ, बांग्लादेश के अंदर बैठा हुआ, चाइना के अंदर बैठा हुआ, यूरोप के अंदर बैठा हुआ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। वो सोचेगा यार मैं पाकिस्तान के अंदर जाके इंडस्ट्री लगाता हूँ, वहाँ पे मैं चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ, वहाँ से जब मैं वो प्रोड्यूस करके वहाँ से मैं उसको निकाल के पूरी दुनिया में बेचूंगा। तो लिहाजा वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। लेकिन पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 दहाइयों तक, पाकिस्तान के अंदर पिछली 2 दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो गुड्स जिनको आप पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करके दुनिया में भेजते हो, बेचते हो, उसके लिए कोई एफडीआई नहीं आई, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। क्यों? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
माहौल ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री लगा सको, माहौल ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को फैसिलिटेट कर सको. Even our great friend China, wanting to set up export industries across Pakistan, wasn't able to do so, and so much of their investment went to Vietnam and other countries. चाइना हमारा ऑल स्ट्रेटेजिक वेदर पार्टनर, वो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता था पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री नहीं लगा सका इसी वजह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है, वाटर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं. एंड सो मच ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वेंट टू वियतनाम एंड अदर कंट्रीज. ये इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड में आप पढ़ते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें, ये कंटिंजेंट फैक्टर्स को कहते हैं. फॉर सम रीज़न हम वो कैप्चर नहीं कर सके इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट वेंट टू सम अदर कंट्री. वो वियतनाम चली गई, वो बांग्लादेश चली गई, वहाँ पे जाकर इंडस्ट्री लग गई. अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगी है तो वो कल को कहें नहीं हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उठ के चले जाना. इंडस्ट्री है, कैपिटल की मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो उनको करना फिर लाइक कॉस्ट पड़ती है इंडस्ट्रियलिस्ट को. इंडस्ट्रियलिस्ट एक जगह पे इंडस्ट्री लगा के बैठ के, व्हाई वुड ही गिव अप एंड कम बैक टू पाकिस्तान? नो, इट्स नॉट इजी, राइट? Now it is likely that quite a bit of Chinese investment will go to Bangladesh, as just last week Honda Industries of China announced plans to invest $250 million in Bangladesh. तो वो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, और लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी सेम नहीं रहती, तो इसी वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. और वो कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते हांडा इंडस्ट्रीज ऑफ चाइना, चाइना की कोई इंडस्ट्री है, उसने ये अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $250 मिलियन इन बांग्लादेश. मतलब अगर इमेजिन करें कि हमारे यहाँ हालात बेहतर होते तो $250 मिलियन पाकिस्तान आते, जॉब्स क्रिएट होती, इंडस्ट्री लगती, हमारे पास हम एक्सपोर्ट्स, हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते, उनको दुनिया में बेचते, डॉलर्स आते. इट कुड हैव बीन लाइक बेटर फॉर पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं कर सके. क्यों? क्योंकि हमने घर का माहौल ही ठीक नहीं रखा हुआ, हम लड़ते रहते हैं आपस में, हमने फड्डे लगाए हुए हैं. एनीवेज, इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल इन्वेस्ट इन श्रीलंका. और वो ये भी कह रहे हैं कि, और यही इन्हीं वजूहात की बिना पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो श्रीलंका में जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे, और पाकिस्तान नहीं आएंगे. क्यों? हमारी तो दुश्मनी है इंडिया के साथ. The real opportunity for Pakistan will come only when we create an enabling environment for exports and industry generally. तो कब हमें इस ट्रेड डील का फ़ायदा कब होगा, ये अब समझने वाली बात है. इस ट्रेड डील का हमें फ़ायदा तब होगा जब हम अपने मुल्क के अंदर अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे, हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर बेटर करेंगे, हम पानी प्रोवाइड जो इंडस्ट्री को करना होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कुछ छोटे डैम्स बनाएंगे ताकि फ्री पानी मिले, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत है, हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास समुंदर है. अच्छा, एनर्जी की जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, एलएनजी हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम हम सऊदी अरब से करते हैं, और भी करते होंगे. तो वो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैरिफ उन मुल्कों ने लगाए हुए हैं, सऊदी अरब कतर ने जो टैरिफ लगाए हुए हैं, हम उनसे नेगोशिएट करेंगे, यार आप हमारे टैरिफ सस्ते करो, ताकि हम एनर्जी की इंपोर्ट्स हमें सस्ती मिले, हमें एनर्जी की कॉस्ट कम पड़े. जब हमें एनर्जी की कॉस्ट कम पड़ेगी तो हम अपनी इंडस्ट्री को आसानी से वो चीज़ें सस्ती प्रोवाइड कर सकेंगे, सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकेंगे. जब सस्ती बिजली होगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, पानी अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंटिन्यूटी होगी, तो बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पे क्रॉप मौजूद है, यहाँ पे कॉटन मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे चीप लेबर मौजूद है, मैं यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करता हूँ, एंड फिर मैं इस चीज़ को अगर यहाँ पे बना के पाकिस्तान में बना के दुनिया में या अमेरिका में बेचता हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ बिकेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो टैरिफ है वो 19% है, वो कंपेटिटिव है, तो मार्केट कैप्चर होगी. तो ये सब तब होगा जब हम उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. As long as there is no enabling environment, as long as there are people killing each other, on the streets of Pakistan, this is not going to work. You have to understand that. अच्छा, कैसे हम करेंगे इनेबलिंग एनवायरनमेंट? लोअर एनर्जी टैरिफ्स. वही बात मैंने कह दी, कतर सऊदी अरब के साथ आप बात करोगे, यार टैरिफ्स कम करो, यार थोड़ा रैम करो. क्यों आप हमसे इतने, हाँ किसी और से जाके टैरिफ्स ले लो ना, हमारे साथ ही आपने ये टैरिफ्स हमसे ही सारे पैसे पूरे करने हैं. इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएँ, टैक्सेस कम किए जाएँ, एक वो एमनेस्टीज दी जाए, उनको एक इंसेंटिव दिया जाए इंडस्ट्री को कि यार टैक्स कम किया जाएगा, आप इंडस्ट्री लगाओ, इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट रेट कम करो. दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि आप सूद कम करोगे तो लोग
बैंकों में पैसा रखने के बजाय इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी के अंदर हरकत होगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर लाइक इंडस्ट्री चलेगी। जब इंडस्ट्री चलेगी तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों के अंदर, लोगों के पास पैसा आएगा एंड लोग उस पैसे से परचेज करेंगे एंड देन दिस विल क्रिएट a positive like a loop जिसके अंदर आप आगे बढ़ोगे। एंड कंसिस्टेंट एनर्जी एंड फिजिकल पॉलिसीज, अगेन वही बात है, पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट बोथ पाकिस्तानी, चाइनीज एंड अदर फॉरेन एक्सपोर्टर्स फाइंड इट वर्थ वाइल टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ताकि आसानी हो सब इन्वेस्टर्स के लिए, जो यूरोप में बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा हुआ है, वो कहे कि यार पाकिस्तान के अंदर जाकर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, वहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। Until that happens, we will have a slight edge over India that Bangladesh and Vietnam also have, and we will still remain a more costly place to do business। जब तक ये तमाम मसाइल हल नहीं किए जाएंगे, एनर्जी की प्राइसेस को कम नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं किया जाएगा, पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगना मुश्किल है, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल है। और ट्रेड डील तो आपने कर ली, टैरिफ तो आपने कम करा लिया, लेकिन बेचोगे क्या भाई? कोई बेचने वाला ही, प्रोड्यूस करने वाला ही नहीं। जब प्रोड्यूस करने वाला नहीं है तो बेचोगे क्या, राइट? तो ये बात है। एवर सिंस वी वन द वॉर अगेंस्ट इंडिया, जब जब से हम इंडिया के खिलाफ जंग जीते हैं, हमने उनके जहाज मार गिराए हैं, थिंग्स हैव बीन लुकिंग अप फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ग्लोबल स्टेज के ऊपर मामलात में बेहतरी आ रही है, दुनिया पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर रही है एज अ पोटेंट फोर्स। इट्स लाइक एन एज इन द स्लिप्स, एज इन द स्लिप्स, क्रिकेट में आप एज करते हो ना तो पीछे बॉल स्लिप्स में जाती है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी होल्ड ऑन टू दिस कैच। पीछे जो स्लिप में खड़ा है उसके पास कैच आया है, अब उसने वो कैच पकड़ना है, बट वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ ड्रॉपिंग कैचेस। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इंस्टीट्यूशनल एक कोहेरेंस क्रिएट करनी है एंड एक कंसर्टेड वे में आगे मूव करना है। इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस कैच, एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर नेशन ऑफ क्रिकेट। Catches win matches. If we drop this catch, we are going to squander this opportunity. That's all for today. Stay tuned. Like करें, share करें, subscribe करें. I'll come with more analysis like this. Thank you.